नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना बनाम गन्ना के बाद अब भारत पाकिस्तान को भी मुद्दा बना दिया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है। इस पर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। वहीं अखिलेश यादव पर मुसलमानों को टिकट दिए जाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल गुट के मुस्लिम उम्मीदवारों को रामपुर की स्वार टांडा से मैदान में उतारने को लेकर भी राजनीति होने लगी है। देश की राजनीति में केंद्र में सांप्रदायिकता ने इस तरह घर कर लिया है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान करने से कोई राजनीतिक दल बाज नहीं आता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा कि चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है। अखिलेश यादव के इस बयान को बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मुस्लिम परस्ती से जोड़कर पेश करना शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे लेकर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि भारतवर्ष में एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता था और खुशी के साथ कहना चाहूंगा 2017 के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी जी 2017 के पश्चात जिस प्रकार की राजनीति और विकास युक्त राजनीति उत्तर प्रदेश में रही, उत्तर प्रदेश आज गौरव का आभास करता है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश का बयान चीन की भारतीय सीमा में घुसपैठ को मुद्दा बनाने की कोशिश है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गाव ने भी सीमा के भीतर आकर चीनी सेना के एक किशोर के अपहरण का मुद्दा उठाया था। बाद में सूत्रों से इस बात की तस्दीक भी हुई कि वो चीन में है और उसे वापस लाने की राजनयिक कोशिशें जारी हैं। यही नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत भी चीन को भारतीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बता चुके हैं। वहीं थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने भी चीन की घुसपैठ की कोशिशों को लेकर कहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। Overall, in line with our operational realities, we have undertaken reorganization and rebalancing of our forces. Reorientation of additional forces to the northern borders has been carried out. Force restructuring, which is a very important facet for enhanced operational effectiveness and resultant structural optimization through the creation of integrated battle groups, is proceeding well. लेकिन सियासत को मुल्क की हिफाजत से ज्यादा कुर्सी की फिक्र होती है। लिहाजा बीजेपी और मोदी सरकार चीन के मामले में मुंह खोलने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को इस मामले में चुप्पी के लिए घेरते रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर्स को कहा हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली। 1200 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन ले रखी है। कैसे ली? क्योंकि चाइना को मालूम है कि यह व्यक्ति जो ऊपर बैठा है यह सिर्फ अपनी इमेज की रक्षा करता है। हिंदू मुसलमान की राजनीति सियासतदानों के साथ समर्थक मीडिया की सोच पर इस कदर हावी हो गई है कि अखिलेश यादव पर दूसरे चरण के चुनाव में 10 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुपचाप मैदान में उतारने की बात कही जा रही है। समझा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार प्रदेश की सरकार का भविष्य तय करेगा। ऐसे में हिंदू ध्रुवीकरण के लिए दोबारा मुजफ्फरनगर के दंगे और कैराना याद कराने की हर संभव कोशिशें जारी हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना से ही इस इलाके में घर घर जाकर चुनाव प्रचार की न सिर्फ शुरुआत की, बल्कि पुराने जख्मों को कुरेदने की भी कोशिश की। जहां पहले से लोग पलायन कर, आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया तो अपनी सरकार की शक्ति का दावा करते हुए हिंदुत्व को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मुख्यमंत्री हैं, तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
कोई संकोच नहीं है। और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति, जाति, मत और मजहब में नहीं बांटती। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। बीजेपी खुद को हिंदुओं का ठेकेदार साबित करने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्षी दलों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप मढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार एनडीए के सहयोगी अपना दल सोनेलाल गुट ने रामपुर के शाही खानदान के वारिस हैदर खान को मैदान में उतारा है, जबकि अभी सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों का ऐलान तक नहीं हुआ है। कांग्रेस से मिले टिकट को ठुकराकर हैदर खान अपना दल में शामिल हो गए थे। वो यहां से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनौती देंगे। ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशी को एनडीए से टिकट मिलने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का दावा करने वाली बीजेपी ने 2014 से अब तक एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। सवाल ये है कि मुसलमानों को टिकट देने पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। राजनीतिक दल भी अपने मंच पर मुस्लिम नेताओं को जगह देने से कतरा रहे हैं। देश में कम से कम 20% आबादी मुसलमानों की है और उनको सियासत से अलग थलग करना मुल्क की जमहूरियत के लिए सही होगा। हिंदू बनाम मुसलमान और भारत पाकिस्तान की ये राजनीति लोकतंत्र को बहुसंख्यकवाद में बदलने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन न्यूज। तो दरअसल लोकतंत्र में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुनाव में पहले गन्ना जिन्ना की बात हो रही थी, लेकिन अब भारत पाकिस्तान को भी मुद्दा बना दिया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है। पाकिस्तान के नाम का इस्तेमाल बीजेपी करती आई है और तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। उन आरोपों पर भी आज हम बात करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दीपक बघेल जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है सपा के। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। और सर्वेश पाठक जिस वक्त हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी आपसे है। सर, अभी तक तो गन्ना जिन्ना की बात की जा रही थी और अब चीन और पाकिस्तान का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश की सियासत में हावी दिखाई दे रहा है। क्या वजह है सर कि पाकिस्तान और चीन की भी याद अखिलेश यादव को आ गई? सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सर, एक बार फिर से आप बोलिए, अपनी बात रखिए। डॉक्टर अरविंद जी, आपने अपनी आवाज को म्यूट कर रखा है, प्लीज उसको ठीक करिए। नेहा जी, जी जी जी, रखिए अपनी बात। देखिए, भारत अब जो है बहुत है और बहुत बड़ी एक सामरिक पावर। भारत कोई ऐसा नहीं है कि जो देश जो है उसे भारत उनके लिए चिंता करने का चाहिए। बस मेन लीजिए ये है कि वो क्या है, वो अगर असली प्रतिद्वंदी जाए जो वास्तव में ताकत में भारत बराबर है, वो चाइना है। तो इसलिए हमें जो भविष्य की जो है जो तैयारी वो चाइना के हिसाब से ना कि पाकिस्तान के साथ। देखिए, पाकिस्तान को अब कि पाकिस्तान अब एक आर्थिक रूप से वहां पे आर्मी की ऐसी किसी भी देश के साथ लड़ाई करती है। हाँ, उसका जो हमारा राजनीतिक है वो क्या चलता है, जब वहां पर वो जो है राजनीतिक अब वहां पे हमें की समस्याएं क्रिएट कर। देखिए, सामरिक रूप से पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, जिस हमारे तो कुछ राज्यों की पाकिस्तान से बड़ी है और भारत की सेना है, इसके सामने पाकिस्तान की सेना की नहीं लगी। इसीलिए मुझे नहीं, भारत से एक समृद्ध और एक बड़े को
पाकिस्तान चलिए जैसे छोटे डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, ठीक है, आपकी एक आवाज एक बार फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक तरीके से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। दीपक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव मुस्लिम परस्त है? इस तरह का ठप्पा क्यों लगाया जा रहा है सर? देखिए, जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, तो लगता है लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान और उनको वोट दे देंगे। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी शुरू से करती आई है और वो अभी भी कर रही है। सांप्रदायिक स्वार्थ को बिगाड़ने का काम किया वो समाजवादी पार्टी ने काम किया। आज कैराना के अंदर जिन लोगों का पलायन हुआ था, ऐसे लोगों को टिकट देने का काम किया इनने किया। माफिया राज, गुंडा राज को टिकट देने का काम किया इन लोगों ने किया। तो ऐसी जो परिस्थिति पूरी बन रही है, और आज इन्होंने एक और बयान दे दिया उसी परिप्रेक्ष्य में कि राजनीतिक दुश्मन है पाकिस्तान। इन्हीं बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान इंटरनेशनल मंच पर करता है और इन्हीं नेताओं के कारण भारत को शर्मसार होना पड़ता है। और वो बताते हैं कि देखिए, इतने युद्ध हुए हमारे से, लगभग 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं, 25,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो चुके हैं, लगभग 1 लाख से ज्यादा हमारे नागरिक मारे जा चुके हैं पाकिस्तान से लड़ाई के कारण। और उन्हें वो राजनीतिक दुश्मन नजर आता है। न जाने कितने शहीदों ने अपनी जान दे दी सिर्फ उस जमीन को बचाने के लिए। उन डॉक्टर अरविंद गुप्ता, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी, इस तरह के आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं। पहले जिन्ना की बात होती है और उसके बाद अब ये बात होती है कि पाकिस्तान जी हमारा नंबर 1 दुश्मन नहीं है, वो तो चीन है। अच्छा पूजा जी, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कहीं खड़ा हो और एक कहीं पे शेर खड़ा हो, आप पहले से लड़ना पसंद करें? सीधी सी बात है। तो पाकिस्तान की तरह है ताकि युद्ध के हिसाब से, लड़ने के हिसाब से पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे कि हमारी हो। कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब बात पाकिस्तान और चीन की भी हो रही है। चीन का विषय तो राहुल गांधी भी उठा चुके हैं कई मर्तबा, लेकिन अब क्या वाकई आपको भी यही लगता है कि नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है? नेहा जी, मैं बड़ी संजीदगी से कहूंगा कि इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रीय रक्षा नीति हमारा बड़ा मुद्दा बन गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को वॉक ओवर देते हुए गेम खेल रहे हैं। एक दूसरे के पाले में गेंद मारेगा, दूसरा दूसरे के पाले में गेंद मारेगा। और अगर जो आप देखेंगे पुराना अध्ययन, तो ये चल रहा है कि जैसे हम आपको छूट देंगे, आप हमें छूट दीजिए, हम आपको मुद्दा देंगे, हम आपको मुद्दा देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में जहां प्रथम चरण का मतदान होने जा रहा है, वहां का सबसे बड़ा मुद्दा है किसान। लेकिन किसान पे बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी। मुझे तो समाजवादी पार्टी पे सोच के लगता है कि आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, महंगाई पे आपको बात करने की फुर्सत नहीं। महंगाई पे आप बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे, शिक्षा पे बात नहीं कर रहे, स्वास्थ्य की जो बुरी हालत है उस पर बात नहीं कर रहे। कहां से ये मुद्दे उठ के आ जा रहे हैं? ये देश का आम चुनाव होता तो मैं मानता है कि ये मुद्दा हो सकता है कि जिन्ना हो सकते हैं। हाँ, गन्ना मुद्दा हो, हम मानते हैं गन्ना मुद्दा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां प्रथम चरण का चुनाव असल मुद्दे पे ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान है भारत, चीन, पाकिस्तान पर। लेकिन ठीक है सर्वेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या इस मुस्लिम परस्ती का जो आरोप सपा पे लग रहा है, क्या वाकई उस 20% जो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अहम भूमिका निभाते हैं मुस्लिम वोटर्स, उस पर सपा का ध्यान है क्या? उस पर, उसको अपने पाले में करने के लिए पूरा खेल रचा जा रहा है क्या? देखिए नेहा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपा जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जैसे कांग्रेस पहले सेंटर में थी तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में थी। अब और सपा जो यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वो उनका जो समीकरण रहा है, उनका जो MY फैक्टर, ये सबको जग जाहिर है कि मुस्लिम यादव फैक्टर के कारण वो यूपी में राजनीति करते आ रहे हैं। आज से नहीं, जब से मुलायम सिंह यादव जीते तब से ही करते आ रहे हैं। तो और उनका मुस्लिम प्रेम, इससे भी आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट बेल्ट माना जाता है और LD से इनका गठबंधन हुआ और उस गठबंधन में कितने जाट नेताओं को इतने टिकट दिए हैं, जहां से जाट नेता, अगर किसानों कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पूरी खेलेगी, लेकिन वहां से जाट नेता टिकट न देते जो दंगे में शामिल थे उन मुसलमान नेताओं को। तो इसमें क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है
या उनका मुस्लिम प्रेम दर्शाता है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाइए, आप बनाइए, लेकिन आप जिनकी छवि अच्छी हो उनको तो बताइए। जो दंगे में शामिल हो, जो जेल में बंद हो, आप टिकट दे रहे हो। और आपने हमने सभी देखा है कि चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार की प्रक्रिया के तहत इस बार ये भी कहा कि अगर आप किसी अपराधी को दे रहे हो तो क्यों उसको आप टिकट दे रहे हो, ये भी आप बताएं अपने। ठीक है दीपक जी, आप लोगों को भी इस पे एक ऑब्जेक्शन है। अगर सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी बनाए हैं तो बीजेपी को क्या दिक्कत? बीजेपी को किसी भी प्रकार, क्यों आप लोग ऐसे कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है सपा? सपा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है क्योंकि इनके बयानों में दिखता है। इनके एसटी साहब क्या कहते हैं, मैं कोट करता हूँ इनके समाज, बीजेपी को हराना है, मुसलमानों को एक हो जाना है। ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं? पिछले ऐसे आजम खां कहते हैं भारत मां डायन है ना। इनके सलमान कुरैशी कहता है सपा सरकार आएगी तो मौलाना के पृष्ठा से चिराग जलवाएंगे। ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? ये तुष्टीकरण के इनके सभी मंत्रियों के, सभी नेताओं के लगातार बयान आते हैं और एक शब्द नहीं होते। अगर पूरे देश को, प्रदेश को तोड़ने की कोई बात करता है तो फिर रजा तो उनसे इनके शब्द मुंह चल जाते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी ने उस तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ा है। हम न जात पे, न धन पे, न मजहब पे, न क्षेत्र पे, न भाषा पे, हमने पूरे उत्तर प्रदेश को एक समझा। अगर हमने विकास कार्य दिए, अगर हमने किसी का किसानों का कर्जा माफ किया तो न हिंदू देगा न मुसलमान देगा। हमने ऐसे 40 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अगर हमने मकान दिए तो हमने ऐसे सभी 43 लाख लोगों को मकान दिए जो गरीब थे, जिनको आवश्यकता थी। अगर हमने नल दिया, वहां पे जल पहुंचाया तो हमने उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा। अगर हमने मेट्रो बनाई, कितने दिए सर? रोड बनाई तो सबके लिए बनाई। कितने मुस्लिम कैंडिडेट आप लोगों ने चुनावी मैदान में अभी तक उतारे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई कार्यकर्ता है और सक्षम कार्यकर्ता है और उसका लगता है भारतीय जनता पार्टी को वो जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसे टिकट देगी। अभी तक आपको लगता ही नहीं है कि मुस्लिम कोई कैंडिडेट जीत सकता है? देखिए, हमें लगता है, पर उसके लिए कम से कम एक कार्यकर्ता होना चाहिए, एक अच्छा कार्यकर्ता होना चाहिए। उसके बाद में संघ और हमारी विचारधारा को समझना चाहिए, राष्ट्रवाद सुशासन और विकास के साथ चलना चाहिए। अगर वो ऐसा कोई कार्यकर्ता निकल के आता है और हमें लगता है कि वो सक्षम है, उसके बाद चुनाव प्रबंधन समिति कमेटी देखेगी और उसके बाद उसको टिकट मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रक्रिया। बाकी पार्टियों में कोई प्रक्रिया नहीं है, आपकी पार्टी सारी प्रक्रिया को फॉलो करती है। कुलभूषण त्रिपाठी जी, इस पर रिएक्शन दीजिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति नियत से पूरी तरह भटक चुकी है। इनको मुद्दों पे बात इसलिए नहीं करनी है कि अभी जो खबरें आ रही हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक वोट मांगने के लिए गांव जा रहे हैं, भीड़ दौड़ा ले रही है। दरअसल आज किसान की समस्या है छुट्टा जानवर। छुट्टा जानवर आके पूरा खेत खा के चला जा रहा है इस ठंडी में। किसान उससे परेशान है। उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। जहां कोरोना महामारी का नाम है, अभी आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर प्रथम चरण का इनका कहना है कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट कोई जिताऊ को उम्मीदवार होगा और लगेगा पार्टी को कि हाँ वो सीट निकाल सकता है या उसमें इतना मादा है चुनाव लड़ने का, तो उसको टिकट दिया जाएगा। मुस्लिम को तो भारत में रहने का अधिकार नहीं है, ये तो उन्हें पाकिस्तान भेजते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति के हिसाब से तो मुस्लिमों के इस देश में रहने का अधिकार नहीं, तो वो चुनाव कहां से जीतेंगे? इनके हिसाब से तो मुस्लिमों को कोई हक ही नहीं होना चाहिए। तो ऐसी राजनीति करने वाली पार्टी जो साफ साफ कहे हम 80-20 के लिए कर रहे हैं, भारतीय संविधान का माखौल उड़ाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। आप कहां सेकुलर कंट्री में हैं? भारतीय संविधान की कसम खाते हैं आप, और आप सीधे आम। ठीक है, सर्वेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद दीपक जी का रुख करेंगे। जल्दी से रखिए सर अपनी बात। हाँ जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिमों को पाकिस्तान भगाना चाहती है, ये सरासर झूठ बात है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही प्रयास से और एक महान वैज्ञानिक देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बनाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में देखिए शहनवाज हुसैन जी हैं और भी तमाम है। जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता जी ने बोला कि अगर उनको लगता है जिताऊ कैंडिडेट, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम का भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट मिलता है तो 1 या 2% मिलता है, उससे ज्यादा वोट उसको नहीं मिल पाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट अभी तक नहीं बांटी है मुस्लिमों को, क्योंकि उनके जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। अगर आप देखिए कि इनके प्रवक्ता अभी भी शहजाद चुनाव वाला
तो और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने प्रवक्ता भी बना रखा है। और जो यूपी में ही एक मुस्लिम के वो माइग्रेट मिनिस्टर भी ठीक है, कैसे ठीक कहा है। जा सकता है? दीपक जी से रिएक्शन ले लेते हैं। दीपक जी, के क्यों लगता है पार्टियों है या को कि आप लोगों का बस चले तो मुस्लिमों को आप रहने ही ना दो भारत में? आप सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। देखिए, हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ सबके प्रयास पर विश्वास रखते हैं। हम जाति, मजहब, धर्म की राजनीति नहीं करते, हम क्षेत्र की राजनीति नहीं करते। हम संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। हम उस राष्ट्रवाद अभी तक जो लिस्ट सामने आई है उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को प्रत्याशी नहीं बनाया गया। उत्तर प्रदेश में क्या कोई मुस्लिम मेहनत नहीं करता, कार्यकर्ता नहीं है आपके पास? क्या वजह है सर कि आप लोग उसमें वो पावर नहीं देखते, या फिर ऐसा नहीं देखते कि हाँ वो आगे बढ़ सकता है? क्यों आखिर नहीं बनाया जा सकता? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा, जाति धर्म की राजनीति नहीं कर रहे। हम सभी को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। अगर कहीं से अगर हमें लगेगा कि यहाँ से ये सीट निकाल सकता है तो हम देंगे। केवल ये आहार तक तो नहीं होनी चाहिए टिकट लेने के लिए तो वो मुस्लिम है और इसलिए उसको टिकट दे दिया जाए, ये जरूरी तो नहीं है। चुनाव के अंदर सीट जीतने की बात होती है और चुनाव जीतने की बात होती है। अगर चुनाव की अगर वो सीट निकालेगा ही नहीं तो हम उसे टिकट देकर करेंगे क्या? तो हमें जहां पर लगता है कि हाँ यहाँ पर सीट निकालेगा तो हम उसको टिकट देंगे। और ऐसा कोई कार्यकर्ता अगर निकल के आता है और लगता है कि वो अपना काम करता है जमीन पे और वो टिकट लेने के लायक हो जाता है और उसके बाद लगता है कि वो जीत के दिखाएगा तो हम 100%। ठीक है, त्रिपाठी जी का रुख करें, उससे पहले अरविंद जी का रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, आप सवाल इस बात को लेकर है, आप लोगों पे सीधे सीधे ये आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ पाठक जी भी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, जो कि बता रहे हैं कि सपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और यही वजह है कि मुस्लिम अपराधियों को टिकट दिया जा रहा है। अब्दुल्ला आजम को आपने टिकट दे दिया, आजम खान को आपने टिकट दे दिया, कैराना से आपने टिकट दे दिया। अब सवाल इस बात को लेकर है, मुजफ्फरनगर दंगे की जो यादें हैं वो ताजा की जा रही है। क्या वजह है सर कि अपराधियों के अलावा और कोई कैंडिडेट नहीं दिख रहा आप लोगों को? मैं पाठक जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये जो अपराधी अगर कोर्ट ने घोषित कर दिए हैं तो फिर चुनाव आयोग इन्हें लड़ने की इजाजत कैसे दे रहा है? देखिए, मेरी बात समझ लीजिए आप। मीडिया ट्रायल से जो है किसी व्यक्ति को अगर आप अपराधी घोषित कर देते तो मेरे हिसाब से इस पे हमें पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर कोर्ट ने उसे अपराधी घोषित कर दिया है, निश्चित तौर पे चुनाव आयोग उसे लड़ने की इजाजत नहीं देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्या हम भारत को या उत्तर प्रदेश को हम जो है 20 और 80 में बांट भी चले? क्या यही हमारा संविधान सिखाता है? क्या यही भारतीय संस्कृति है? ये अगर मान लीजिए जो यहाँ पे लोग जो भी भारत में पैदा हुआ वो भारतीय है, तो हम अगर उस मानसिकता से अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हम एक उत्तम उत्तर प्रदेश बनाने की बात करेंगे। देखिए, मैं एक बात आपको और बता दूं, ये जो तुष्टीकरण की नीति है, ये जो जातीय विभाजन की राजनीति होती है, इसकी देन जो है वो हमारे यहाँ कांग्रेस इसकी जनक है। कांग्रेस ने ही इसकी उत्पत्ति करी थी और यही विचारधारा इन्होंने आगे बढ़ाई और भारतीय जनता पार्टी ने उसे पोषित किया है। ये जो आज कांग्रेस, देखिए सर, ये जो अखिलेश यादव का बयान आया सर, इसको क्या माना जाए? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में तकरीबन 20% मुस्लिम है जो कि 100 सीटों पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। उसको अपने पाले में करने की कोशिश, एक मजबूत वोट बैंक बनाने की कोशिश, ताकि कोई सेंधमारी ना कर सके। जी, स्पष्ट तौर पर मैं कह सकता हूं, देखिए आज कोई भी जो भी भारतीय है उसे अच्छे से पता है कि आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है और भारत कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। हाँ। भारत अब बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है। उसे पाकिस्तान जैसे, अब एक बात है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, हम कभी इनकी चिंता करते हैं? इसलिए नहीं करते। वही स्थिति में पाकिस्तान आ चुका है। तो सीधी सी बात है, हमें पाकिस्तान की तरफ चिंता करने की क्या जरूरत है? वो तो अपने आप में इससे मतलब वो अपने आप ही अपनी कब्र खोद रहा है। तो मेन चीज, हाँ, इतना निश्चित तौर पर आप हमारे जो है पूर्व सेनाध्यक्ष का बयान से सुन के देख लीजिए, वर्तमान जो सेनाध्यक्ष उनका बयान सुन के देख लीजिए कि हमारे लिए गंभीर खतरा चाइना है। अब उस चाइना के हिसाब से हम एक बात बताइए, हमारे सामने दुश्मन अगर कोई है तो कमजोर दुश्मन के लिए हम तैयारी करेंगे या मजबूत दुश्मन के हिसाब से तैयारी करेंगे? तो निश्चित तौर पे अगर हमें अपने देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना है तो हमें मजबूत दुश्मन की तरफ देखना होगा और उसी हिसाब से अपनी तैयारी। लेकिन लगातार ये आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि आप MY समीकरण को साधते हुए उसी पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। सबके साथ और सबके विकास की बात नहीं करते हैं। सबके साथ और सबके विकास की बात तो बस भारतीय जनता पार्टी करती है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर।
अगर देखिए सबका साथ और सबका विकास की बात होती तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट जरूर देती। तो इसका निश्चित तौर पे है ये सबका साथ और सबका विकास तो नहीं कर रहे, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि देखिए ये नई हवा है, नई सपा है, पहली चीज। और दूसरा है कि यम का मतलब है महिलाएं और वाई का मतलब है युवा। तो हम महिलाओं और युवा की राजनीति करते हैं। पाठक जी मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मान लीजिए पाठक जी, अखिलेश यादव जी की एक सोच ऐसी है जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी का पूरा आधारभूत ढांचा बदल के रख दिया और नए समय की नई राजनीति चल रही है। और निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि आने वाले समय में सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है उसे धरातल पर समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी उतारे। ठीक है, त्रिपाठी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रुख करेंगे। नेहा जी की MY की जो परिभाषा अरविंद गुप्ता जी दे रहे हैं उस पर मैं आपत्ति करता हूं। इनका MY सभी जानते हैं, जैसा पाठक जी मुस्कुरा रहे थे कि मुस्लिम और यादव, और भारतीय जनता पार्टी का MY है मोदी और योगी। कांग्रेस पार्टी का MY है शक्ति विधान महिला घोषणा पत्र और भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र। हमारी आदरणीय प्रभारी प्रियंका जी ने महिलाओं के आपकी विचारधारा पर सभा चल रही है क्या? आपकी MY की डेफिनेशन ले ली क्या सपा ने? नहीं, बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे चल रही है इस समय। यही तो आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही पाले में खेल रहे हैं और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। मैं दीपक बघेल साहब से प्रश्न पूछता हूं कि अगर जो वाकई ऐसा नहीं है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर बड़ा आरोप लगा था भर्ती में घोटाले का और CBI ने उसकी बहुत लंबी जांच की थी और बड़ी खबरें थी कि इसमें जो आरोपी है वो जेल जाएंगे। आज तक पता नहीं लगा कि वो CBI की जांच की रिपोर्ट कहां गई। अभी भी अमित शाह जी की टेबल पे रखी हुई है या उस पर आगे कोई कार्यवाही होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने और एक दूसरे के माध्यम से ध्रुवीकरण करके सत्ता की मलाई चाटने की कोशिश है। आप इसके लिए कांग्रेस को आरोपित करते रहिए, लेकिन इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की जनता पाठक जी, सबके MY के जो समीकरण है और सबके MY का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है। अब सपा जो कहती है कि हमारी तो महिला और युवा MY का मतलब है, कांग्रेस पार्टी कह रही है ये तो जो हमने बताया है, आप तो उसी को कॉपी कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट करने का ये आरोप लगा रहे हैं। कैसे इसे देखते हैं और क्या वाकई आपको लगता है कि तीनों की पार्टियों की जो MY की डेफिनेशन है वो अलग अलग है? नेहा जी, आपका कहना सही है, सबका डेफिनेशन अलग है, लेकिन जो सपा है का शुरू से MY का जो डेफिनेशन रहा है वो मुस्लिम प्लस यादव रहा है। आपको, हमको और पूरे भारतवर्ष को पता है, जब कार सेवकों पे गोली चलाए थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने अपने बयान में क्या कहा था कि अगर हम कार सेवकों को नहीं गोली चलवाते तो मुस्लिम नाराज हो जाते। तो यहाँ तुष्टीकरण किसकी की गई? मुसलमानों की गई। तो MY समीकरण ऐसे पूरा दिखता है उनका। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस महिला इतना चिल्ला रहे हैं, वही महिला का रेप राजस्थान पे होता है, तो ना प्रियंका गांधी जाते हैं और ना ही राहुल भी जाते हैं, और वही यूपी में हाथरस और उन्नाव हर समय चिल्लाते रहते हैं। क्या राजस्थान में उनकी सरकार है? वहाँ पे महिला, दलित महिला हो, राजस्थान में भी चुनाव नहीं है ना, इसलिए वहाँ नहीं जाया जाता है। चुनाव अभी नहीं है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। महिला की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है। और दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बोला CBI जांच हो रही थी। मैं ये बता रही हूँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी, ठीक है दीपक जी का रुक कर उससे पहले डॉक्टर अरविंद गुप्ता जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए कि वाकई क्या ऐसा है। मुलायम सिंह यादव भी कहते हैं कि अगर कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई जाती तो मुस्लिम नाराज होते। यहाँ अखिलेश यादव जिन्ना का जिक्र कर देते हैं कि इतिहास को एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है। अभी हाल ही में कहते हैं जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन नंबर 1 तो चीन है, चीन से निपटना चाहिए। और उसके साथ साथ मुस्लिम जो उम्मीदवारों को टिकट दी जा रही है, मुस्लिम नेताओं को टिकट दी जा रही है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या और कोई आपके पास जिता उम्मीदवार नहीं है जो जिन पे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उनको आप टिकट दे देते हैं? देखिए एक बात आपको बताऊं नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि जैसे धनंजय सिंह है, एक हार्डकोर क्रिमिनल है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी, लेकिन उनकी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। ब्रजेश सिंह है, हार्डकोर क्रिमिनल है, लेकिन उनके भाई और भतीजों को पद दे दिए गए। इसी तरीके से बहुत ऐसे क्रिमिनल हैं जिनको इन्होंने
डायरेक्ट नहीं दिया, इन्होंने इनडायरेक्ट घुमा के उन्हीं लोगों को पद दिए हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखिए यहाँ पर जो आप तो सर सवाल डायरेक्ट चल दे रहा रहे है हैं। वो उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, अब क्योंकि आपने डिबेट का यही विषय रखा था तो इसलिए मैं इससे डिटेल नहीं करना चाहता, लेकिन आज ये बात बिल्कुल सत्य है कि उत्तर प्रदेश की समस्या जो है इस टाइम सबसे बड़ी है वो हेल्थ सेक्टर से लेके और एजुकेशन सेक्टर से लेके। सर इस पे आइए ना कि मुस्लिमों को नाराज करने की बिल्कुल भी यहाँ पर जहमत नहीं उठाती सपा। ऐसा है क्या कि मुस्लिम नाराज ना हो जाए, इसको बहुत ध्यान में रखा जाता है? देखिए मैं एक बात बताऊं, सपा को सीधी सी बात है, आज माननीय अखिलेश जी का परिवार पूरा उत्तर प्रदेश, वी आर प्लेइंग विद 100%। हम 80 और 20 में बंटवारा नहीं करेंगे, हम 100% के साथ चलेंगे। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सबका साथ सबका विकास को जो जमीनी धरातल उतारेंगे वो माननीय अखिलेश जी उतारेंगे। और एक बात आपको बता दूं, एक बात बताइए, जब एक्सप्रेस हाईवे पे जाते हैं क्या उसपे मुसलमान और हिंदुओं की लेने सबका साथ सबका विकास बीजेपी का ले लिया, MY कांग्रेस का ले लिया, सर अपना भी तो कुछ बताइए ना कि आपकी डेफिनेशन क्या है? हम 100% को लेके चल रहे हैं, ये हमारा है, हम 100%। और देखिए समाजवादी पार्टी केवल 5 मूल मुद्दों पे काम करेगी, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और रोजगार। इसके ऊपर ही हम लोग 5 मुद्दों पे पूरी तरीके से केंद्रित होकर कार्य कर रहे हैं। कहीं पर भी हर चीज इसी के ऊपर कंसंट्रेट होकर चलेगी, चाहे वो जो टीचरों की भर्ती हो, चाहे डॉक्टरों की भर्ती हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हो, चाहे आपके एम्बुलेंस चालकों की भर्ती हो। ठीक है दीपक जी आप लोगों पे भी आरोप लग रहे हैं कि आप लोग भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप अमित शाह भी डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करते हैं तो मृगांका के पक्ष में वोट मांगने जाते हैं, क्यों? देखिए हम तुष्टीकरण की राजनीति को हमने पूर्ण रूप से खत्म किया है। नहीं तो मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाने क्यों जरूरी है? वहाँ जाते हैं तो जिन्होंने पलायन किया उन परिवारों से मुलाकात करते हैं, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? अरे आपसे पहले उन बहुसंख्यक परिवारों के बारे में कौन सोचता था? कितने सालों से, 70 सालों से ज्यादा से उन बहुसंख्यक लोगों की बातों को दबाया गया, कभी उनकी बातों को प्रमुखता से नहीं रखा गया। हर टीवी चैनल पर हर जगह पर एक ही चीज चलती थी, चुनाव आता था तो हर बार किसी मुस्लिम को लेकर आते थे और तुष्टीकरण किया जाता था और उनके बारे में ही सोचा जाता था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और 340 परिवार थे, नया जी 340 परिवार बहुत होते हैं, उन लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा, उनको अपना दुकान छोड़कर जाना पड़ा, अपना मकान छोड़कर, अपना व्यापार छोड़कर जाना पड़ा, बच्चों को ऐसे ही लेके जाना पड़ा। अपनी मातृभूमि को छोड़ने का कष्ट आप समझिए, एक पूरे परिवार को ले जाकर अपना सब कुछ वहीं छोड़ जाना, किस बात से? गुंडाचार, माफिया, उनसे जबरन वसूली, ऐसी घटनाओं के कारण उनके साथ हत्या हो रही थी। इस प्रकार की घटनाओं के कारण अगर हमने स्थापित किया कि पूरे प्रदेश के अंदर अगर प्रशासन के साथ में काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और कहना नहीं जाने का केवल यही मकसद था कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने प्रशासन की व्यवस्था की है। ऐसी जगह पर भी प्रशासन की व्यवस्था की है जहां पर लोग पलायन कर रहे थे, जिनके साथ में रोज गुंडागर्दी हो रही थी। चुनावों से पहले आपको उनकी याद आ गई, उससे पहले क्यों नहीं गए वो उनसे मिलने के लिए? नहीं नियाजी, हम लगातार बताते हैं, हमने अपने सभी क्षेत्रों में काम किया है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया तो भी हमने बताया, हमने नौकरी के क्षेत्र में काम किया तो भी हमने बताया। ठीक है डॉक्टर अरविंद गुप्ता, आप लोगों को उनकी कदर नहीं थी क्या? आप लोगों को ये नहीं लगा कि जी पलायन हो रहा है? और ये पलायन किसके शासनकाल में हुआ था? नया जी मैं आपको एक बात बताऊं, इन्हें कैराना दिख गया, इन्हें लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए तो शिक्षक नहीं दिखे। जो बच्चे जो हैं जिन्होंने अपनी सब परीक्षाएं पिछले 1 साल से ऊपर वो जो है यहाँ पे धरना दे रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात हर एक बैठे हुए हैं और उनमें कई लोगों की मतलब उनकी डेथ भी हो गई है, तो वो इन्हें कभी नहीं दिखे। और मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ इनसे, जो है मैं फर्रुखाबाद जिले का हूँ, फर्रुखाबाद में सरवाड़ा है एक जगह, बहुत से 7 लोग जो हैं बीजेपी के समय वहां से पलायन कर गए। अब मैं और ध्रुवीकरण के मुद्दे होते हैं, शिक्षा पर बात नहीं हो रही। जहां भी ये शिक्षा की बात करेंगे, जहां ये स्वास्थ्य की बात करेंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दौड़ा लिया जा रहा है। किसान की 2022 में आय दुगनी करने वाले थे आप, 2022 आ भी गया, आय तो दुगनी नहीं हुई, दर्द 100 गुने हो गए। आप शिक्षा में अभी RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन साहब ने कहा कि जिस तरह की देश की शिक्षा व्यवस्था चल रही है इसमें एक पूरी पीढ़ी अनपढ़ पैदा की जा रही है। उस पर भारतीय जनता पार्टी की कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रचार डिजिटल करा देगी, लेकिन एजुकेशन को ऑनलाइन करने में इनकी सरकार के क्या प्रयास रहे। अभी जब चुनाव शुरू हो गए तब
टैबलेट बटेंगे, तब स्मार्टफोन बटेंगे, तब लैपटॉप बटेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावजीवी और विज्ञापनजीवी सरकार है। आचार संहिता लागू होने से पहले देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए पूरे प्रदेश में रैलियां कर डाली, और जैसे ही आचार संहिता लागू हुई, विपक्षी नेताओं पर धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए। दरअसल ये डरी हुई पार्टी है जिसको पता है कि विकास के मुद्दों पर तो हम बात नहीं कर सकते, चुनाव के मुद्दे फिर घुमा के वही लाने, और ठीक इनके पाले में गेंद फेंकने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं कि उनको गन्ना नहीं याद आएगा, जिन्ना याद आएगा, उनको पाकिस्तान दुश्मन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बनाए रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के हर मुद्दे पर पाकिस्तान होगा, तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पाले में गेंद डालकर खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि इनका ये मामला अब चलने वाला नहीं है। अब मुद्दों की राजनीति होगी और मुद्दों के आधार पर, चाहे वो महिलाओं का मामला हो। अरविंद जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, त्रिपाठी जी। अरविंद जी पूछ रहे हैं मणिशंकर अय्यर किसके नेता है? मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के नेता है जी। क्या दिक्कत है इसमें अरविंद जी? कांग्रेस पार्टी के नेता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, हर व्यक्ति अपनी राय रखता है। कांग्रेस पार्टी की वो राय नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ कहा कि ये हमारी राय नहीं है। जोड़ दीजिए, चलिए ठीक है। छोटा सा सवाल और त्रिपाठी जी के लिए जोड़ दीजिए। अभी आप जोड़ दीजिए दीपक जी। समाजवादी पार्टी का सहयोग करेंगे चुनावों में, तो जरा उसका भी जवाब दे दे। यहाँ पे तो लड़ाई कर रहे हैं, जरा पता तो नहीं, बिल्कुल कोई सहयोग की बात नहीं कही गई है दीपक जी, आप उससे निश्चिंत रहिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपको समाजवादी पार्टी पूरा सहयोग करेगी ध्रुवीकरण में, आप उसके लिए पूरा सहयोग करेंगे। सर आपकी पार्टी के आज तीन ऐसे नेता जिनको आप टिकट दे चुके हैं वो छोड़ के चले गए। आप तो सरकार बनाने जा रहे हैं लेकिन अपने नेताओं को आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, जिस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें अवसरवादी लोग और जो केंद्र की सरकार और इनके डरावने चेहरे से डर जा रहे हैं, जिनको ये भय दिखाई दे रहा है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने आज से 6 महीने पहले कहा था कि जिनको लगता है कि वो आरएसएस की इस नफरतवादी विभाजनकारी मानसिकता से नहीं लड़ सकते हैं, वो पार्टी छोड़ के चले जाए। तो ऐसे डरपोक लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन हमारी 403 सीटों पर जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, और आप देखिएगा 10 मार्च को क्या परिणाम आने वाला है। महिलाएं हमारे घोषणा पत्र के साथ जुड़ रही हैं, युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारा एक ही फैक्टर है कि हम पाठक जी क्यों चुनावों से पहले चीन, पाकिस्तान, मुस्लिम, हिंदू ये मुद्दे छाए रहते हैं? क्या लगता है आपको, क्यों आखिर गन्ना जिन्ना का मुद्दा उठाया जाता है? देखिए, गन्ना का मुद्दा उठाना जरूरी है, लेकिन जिन्ना का मुद्दा किसने उठाया? आखिर जिन्ना जैसा 11 नेहा जी जो पार्टीशन के समय डायरेक्ट एक्शन प्लान लाके बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार करवाया, और वैसे जैसे ग्रुप हत्यारे को भारत देश के एक राज्य की एक पार्टी इतनी तवज्जो दे रही है, कह रही है कि वो बड़े अच्छे फ्रीडम फाइटर थे। तो इससे उनकी मानसिकता झलकती है कि जो उनका कोर वोट बैंक है मुसलमान, उसको अपीजमेंट करने के लिए, पुष्टिकरण के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान भले हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष ने कहा था कि हमें 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा, एक पाकिस्तान हो गया, दूसरा चीन, और जो आधे फ्रंट की बात की थी वो हमारे देश के अंदर बैठे हुए गद्दार जो यहाँ से पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, आतंकवादियों को ये प्रोत्साहन देते हैं। आपको याद होगा कि यही मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, और उन्होंने कहा था कि जो भी लड़के अरेस्ट हुए हैं उनको हम जेल से छोड़ देंगे, और जब हाई कोर्ट का उसमें हस्तक्षेप हुआ तब जाके वो वापस जेल में बंद हुए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी जवाब दीजिए इसका। इनका ही साफ तौर से कहना है कि अपने वोट बैंक को मजबूत रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं पाठक जी की एक बात का जरूर जवाब दूंगा। माननीय मुलायम सिंह जी ने ये नहीं कहा था कि बिना सब कानूनी प्रक्रिया के उन्हें बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कहा था कि अगर वो जो है निर्दोष होते तो उनको हम कानूनी प्रक्रिया के तहत वो बाहर निकलेंगे। और रही बात एक चीज और भी, एक बात बताइए आप, ये मुसलमान भारत का है, ये कहाँ से आया? ये अरब देशों से आया।
मैं पाठक जी से पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ से आए? ये कन्वर्टेड मुस्लिम है, इनमें डीएनए हिंदू का ही है। ये पहले क्या थे पाठक जी? पहले हिंदू थे भाई साहब। तो सीधी सी बात है पाठक जी, अब सवाल आप तो अब मन में आपने सोचना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। नहीं तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या डॉक्टर अरविंद गुप्ता? सवाल है ही। आप भी इतनी बातों से इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं करती। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ नेहा जी, जो भारत में पैदा हुआ वो भारतीय है। पहले वो भारतीय है, बाद में वो हिंदू है, बाद में वो मुसलमान है, बाद में अलग जातियों में है। इस चीज को जब हम लेके चलेंगे तभी हम भारत के लोकतंत्र और भारत की संस्कृति, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। पूरी धरा में जितने भी मानव है, मानव के जो भी लोग हैं वो सब हमारे बंधु हैं, भाई हैं। चुनाव से सर हम तो ये कह रहे हैं कि ठीक है आपकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान का विषय उठाना, बीजेपी को घेरना, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि वोटों की खातिर पाक के नाम का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी। दीपक जी, इस तरह के आरोप आप लोगों पर लगते हैं कि पाकिस्तान का विषय, जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो उससे पहले एयर स्ट्राइक हो जाती है पाकिस्तान में, लेकिन इस तरह के विषय उठा के वोटों की खेती करती है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह के आरोप लग रहे हैं आप पर? नेहा जी 2 मिनट का समय लूंगा और 2 मिनट मुझे थोड़ा बात रखने का मौका देना का। प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो है सर, मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए, आज ये बात कर रहे हैं कि एयर स्ट्राइक होता है या सर्जिकल स्ट्राइक होता है। आप एक बात पूछिए, वो कौशल कुमार से पूछिए, आगरा कलाल जो शहीद हुआ उनके 2 बच्चों से पूछिए, छोटे बेटे से पूछिए, महेश कुमार से पूछिए जो वहां पर शहीद हुए उनकी पत्नी से पूछिए, उनके छोटे छोटे बच्चों से पूछिए। एक बात विजय कुमार मौर्य जी से पूछिए और उनकी पत्नी से पूछिए जो आज तक उनके फोन का इंतजार कर रही है। तो ये इनका बिल्कुल, और हेमराज और उनकी पत्नी लांस नायक सुधाकर जी से भी पूछना पड़ेगा, उनकी पत्नियों से पूछना पड़ेगा कि उनके पतियों की जब लास्ट शहीदों के शव आए थे तो उनको चेहरा देखने को नसीब नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति है। और उसके बाद अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है या एयर स्ट्राइक करता तो वो गलत था। उनको सम्मान दिलाने की बात की और वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया कि शहीदी के बाद में भी उनका बदला लिया जाएगा, और ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी प्रकार से इस प्रकार के आतंकवाद को अब भारत सहन नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान इस प्रकार की घटनाएं करता है तो उसको खत्म करेगा। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल यूपी के सिनेरियो पे आ जाते हैं। आप देखिए, हमने सबसे पहले अपना रिपोर्ट काट दिया, हमने गन्ने के कुछ दाम बता रहे थे, ये तुरंत गन्ना पकड़ के लिए आए, है ना। थोड़ी देर बाद कांग्रेस वाले आए, इनको लगा नहीं, आप इसका जवाब नहीं दिया कि क्या पाकिस्तान के नाम का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी वोटों की खेती करने के लिए करती है या नहीं करती है? इस तरह के अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लेकर आई पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी तो एक बार भी नहीं लेकर आई। मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ, जब हम अयोध्या की बात कर रहे थे हिंदू की बात कर रहे थे और हिंदुओं को आईएसएस और बोको हराम से तुलना कर रहे थे। कौन कर रहा है ये तुष्टिकरण? आप देखिए ना, इनसे लगातार अगर राम भक्तों को, राम का नाम लेने वालों को कान में नहीं बोलेंगे तो कौन तुष्टिकरण कर रहा है? और ये विकास की बात कर रहा है। देखिए, महिलाओं की बात उत्तर प्रदेश के अंदर कर लेंगे, 40% सीट दे लेंगे, परंतु गोवा के अंदर टिकट देंगे, 28 सीटों में से केवल 2 सीट देंगे, केवल 7% होती है। वहीं पर नौजवानों की बात कर लो, राजस्थान के अंदर 9,000 नौजवानों को 1 लाख रोजगार दिया और 1 लाख रोजगार की प्रोसेस जारी है। और उसके बाद इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान आता है कि साहब हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, नौकरियां कहाँ से आएंगी? ठीक है, ये इनका तुष्टिकरण। ये यहाँ पे हाथरस चले जाएंगे, उन्नाव चले जाएंगे। रणथंभौर के अंदर प्रियंका गांधी अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही थी पतिदेव के साथ में, भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन उनसे मिलने जाता है, पर उनसे मिलने से मना कर देते हैं क्योंकि इनको बर्थडे बनाना होता है। तो इनका तुष्टिकरण, ये विशेष दृष्टि दोष है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है और समाजवादी पार्टी के अंदर है। जब किसी प्रकार से उन सभी वर्गों को मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए पागल हो जाते हैं, उनके लगातार बयान देते हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव का बयान दे लीजिए, चाहे बयान दे लीजिए। त्रिपाठी जी रखिए अपनी बात। दीपक बघेल ही टेंट लगा रहे थे वहां पे, दीपक बघेल साहब टेंट लगा रहे थे और यही प्लेट साफ करके परोस रहे थे, क्योंकि बर्थडे में क्या हो रहा था इनको ज्यादा बेहतर जानकारी है। ऐसी जनता जान चुकी है कि इस ऐसे मुद्दों से समाजवादी पार्टी आपकी प्रभावित हो रही होगी। मैं पूछता हूं कि अगर जो राजस्थान में कुछ गलत हो रहा है तो आप बैठे सो रहे हैं, विपक्ष की भूमिका क्या होती है? अगर जो उत्तर प्रदेश में आपके हाथरस में हुआ, आपका पूरा प्रशासन लगा रहा, तब भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस परिवार से मिलकर आए। आपने 70 घंटे अवैध हिरासत में रखा प्रियंका जी को, फिर भी वो लखीमपुर खीरी गई और माननीय उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और उसके बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई और अब ये माना गया कि वो हत्या के आरोपी हैं और जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई। ठीक है, डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी जल्दी से अपनी बात रखिए। क्या असल मुद्दों से ध्यान भटका के सत्ता हासिल की जा सकती है क्या? भूमिका भी आप नहीं निभा सकते। ठीक है, ठीक है। देखिए नेहा जी, मैं दो लाइन की बात करूंगा। असल मुद्दे क्यों नहीं सर? ये भारत, पाकिस्तान, चीन और साथ ही साथ जिन्ना, गन्ना, ये क्या मुद्दे हैं सर?
जिस बात का जिक्र अभी देखिए- त्रिपाठी जी कर रहे थे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पढ़ाई, स्वास्थ्य, ये कहाँ है मुद्दे सर? इन मुद्दों पर तो नेहा नहीं जी, एक बोलते बात- आप लोग। नेहा जी एक बात आपको बताऊं, इसमें देखिए हम सब जिम्मेदार हैं। मीडिया भी आज जो है अगर इन मुद्दों के ऊपर देखिए बहुत कम डिबेट होती है, ये निश्चित तौर पे मान लीजिए। और राजनीति में तो अखिलेश यादव बोले ना सर, अखिलेश यादव क्यों नहीं कहते हैं? आप लोग क्यों नहीं कहते हैं इन मुद्दों पर? आपको तो पाकिस्तान की याद आती है। आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिए अखिलेश जी ने एक ही बात कही है कि रोटी, कपड़ा और मकान। बात वो और जिन्ना की शिक्षा कर और देते हैं तो रोजगार एक की। नई डिबेट छेड़ देते हैं, बात पाकिस्तान की कर नहीं, देते हैं। हर जगह यही स्थिति। देखिए ये हमारे, मैंने इससे पहले भी एक डिबेट में कहा है, एक किसान सुधार बिल जो लेके आए उसकी जगह अगर ये राजनीतिक सुधार बिल लेके आए होते तो आज भारत की दशा कुछ सर मैं और कह रही हूँ, होती। अगर वो मैं- असल मुद्दों पे बोलते, बजाय पाकिस्तान के, बजाय चीन के, बजाय जिन्ना के, बजाय तुष्टीकरण की राजनीति के असल मुद्दों पे बोलते तो आज ये डिबेट नहीं हो रही होती ना। असल मुद्दे पे डिबेट हो रही होती देखिए है। नेहा जी एक बात आप मान के देखिए, भारतीय राजनीति का परिप्रेक्ष्य है और इसी तरीके की राजनीति हमारे देश में चल रही है। विडंबना भी है ना जरूर सर ये कहूंगा। आपकी सपा की, ये भी कहे ना। नहीं, ये बीजेपी भी यही करती है, समाजवादी भी पार्टी उसी तरीके से विरासत में चला रही है, कांग्रेस भी। हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा, किसी भी राष्ट्र के लिए ये चीज अच्छी नहीं, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। और जिस दिन हम लोग जाति और धर्म से ऊपर, चलिए कम से कम आपने ये माना कि समाजवादी पार्टी भी उसी तरह से अपनी विरासत को देखिए, संजोए सीधी सी हुए बात- हैं। जो देखिए- काम मुलायम सिंह यादव ने किया वही अखिलेश यादव कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।